एक दिन एक लड़का और लड़की मिलते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी परिवार वालों की मर्जी से हो रही थी और शादी खूब धूमधाम से की जाती है। जब शादी हो जाता है तो उसके बाद रिसेप्शन का दिन आता है। शादी के महज 2 दिन बाद ही रिसेप्शन रखा गया था। रिसेप्शन जब होते हैं तो काफ़ी सारे तोहफे मिलते हैं, यानी गिफ्ट्स मिलते हैं। अब दुल्हन और दूल्हे को जो गिफ्ट मिलते हैं वो काफ़ी सारे, ढेर सारे रहते हैं। 1-2 दिन इन गिफ्ट को खोलते खोलते उन्हें लग जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा गिफ्ट आता है जो कि एक बॉक्स में पैक होता है। भेजने वाले का नाम भी कुछ ऐसे लिखा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये गिफ्ट आखिर भेजा तो भेजा किसने है। जब इस गिफ्ट को खोला जाता है तब इसमें दिखाई देती है एक सुतली, यानी कि एक रस्सी होती है। और जब इस रस्सी को खोलने की कोशिश जो दूल्हा है वो कर रहा था, तब एक जोर का धमाका होता है। और इस धमाके की वजह से, इस बम ब्लास्ट की वजह से जो दूल्हा गिफ्ट को खोल रहा था उसकी और उसकी दादी की मौत हो जाती है। जो नई नवेली दुल्हन थी उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो आईसीयू में अपने जान से जूझ रही थी। अब जब इस धमाके की गूंज आसपास के लोगों को सुनाई देती है और तब जाकर पता लगता है कि जो नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और दूल्हे की जान चली गई है, तब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे मीडिया के न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है। जब ये पूरी कहानी देश प्रदेश तक पहुंचती है तो हर कोई सुनकर हैरान था कि आखिर इस तरह का गिफ्ट भेजने का कारण होगा तो होगा कैसा। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस गिफ्ट के पीछे का राज क्या था और वो गिफ्ट किसने भेजा था और किस मकसद के वजह से वो भेजा गया था। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी इस नए नवेले जोड़े से जिसकी वजह से उनके जान लेने को कोई ना कोई आमादा हो गया था। तो आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ ये उड़ीसा प्रदेश की है। उड़ीसा प्रदेश में बालांगीर जिला लगता है, जहाँ पे पटनागढ़ नाम का एक कस्बा लगता है, एक जगह लगता है, जहाँ के सौम्य शेखर साहू नाम का एक लड़का होता है जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। जापानीज कंपनी थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वो तैनात होता है और इस पोस्ट के लिए उसको भारी भरकम सैलरी भी मिल रही थी। लड़का अपने घर से काफ़ी सक्षम होता है और इस वजह से जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तब उसके लिए लड़की ढूंढना परिवार के लोग शुरू कर देते हैं। जो ये लड़का था सौम्य, इसके परिवार में उसकी माँ थी जो कि पेशे से एक प्रिंसिपल थी स्कूल में, और दादी थी जो कि 75 साल की थी, और इनके परिवार में 3 लोग के अलावा कोई भी नहीं था। अब जब दुल्हन की खोज शुरू होती है तब तमाम रिश्ते देखे जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा रिश्ता सामने आता है जिस लड़की को सौम्य भी पहले से जानता था और सौम्य कहीं ना कहीं उस लड़की को पसंद भी करता था। इसके बाद इन दोनों की ही जो लड़की थी जिसे सौम्य पसंद कर रहा था और परिवार वालों को भी वो पसंद आ जाती है, उसका नाम होता है रीमा साहू। रीमा साहू से अब एंगेजमेंट फिक्स कर दिया जाता है और रीमा और सौम्य की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन चुना जाता है और ये होता है 18 फरवरी 2018। शादी की तमाम तैयारियां परिवार वाले शुरू कर देते हैं और इसके बाद शादी का जो दिन होता है 18 फरवरी, जब वो आता है तो बड़ी ही धूमधाम से सौम्या की शादी रीमा से कर दी जाती है। अब सौम्या और रीमा साहू बहुत ही अच्छे से दाम्पत्य जीवन को जीने की कस्में खा रहे थे। शादी संपन्न हो जाती है और 2 दिन के बाद ही यानी 20 फरवरी 2018 को दोनों का रिसेप्शन रखा जाता है। लड़की रीमा जो होती है दुल्हन, वो अब विदा होती है और अपने ससुराल आ जाती है। और इधर जिस दिन रिसेप्शन होता है रिसेप्शन की भी तमाम तैयारियां शुरू हो जाती है और रिसेप्शन के दिन भी बहुत धूमधाम से दोनों परिवार के द्वारा रीमा और सौम्य का रिसेप्शन पूरा होता है। रिसेप्शन के दौरान तमाम लोग उससे मिलने आ रहे थे जो जान पहचान के थे, जिनको इन फैमिली ने इनवाइट किया था। तमाम गिफ्ट्स आ रहे थे, ढेर सारे गिफ्ट्स सौम्य और रीमा को दिए जाते हैं। इसके बाद
20 तारीख गुजरता है और 21 तारीख को परिवार वाले बहुत थक जाते हैं। कुछ रस्में बाकी थी जो कर दी जाती है और 22 तारीख का दिन आ जाता है। 22 फरवरी 2018 के दिन अब गिफ्ट खोलने का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तमाम जो गिफ्ट्स थे वो धीरे धीरे खुल रहे थे। इन्हीं में से एक ऐसा गिफ्ट था जिसे बड़ी ही गजब तरीके से पैक किया गया था। ये गिफ्ट देखने से लग रहा था कि किसी आम इंसान ने नहीं भेजा है। ये गिफ्ट कुरियर के माध्यम से बाहर से आई है, क्योंकि वो गिफ्ट जो है रिसेप्शन के दिन उन तक नहीं पहुंचा था। रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद वो गिफ्ट उन्हें 22 तारीख को मिला था और वो भी कुरियर के माध्यम से ही मिला था। गिफ्ट की पैकिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि आम कोई भी इंसान उसे जल्दी से खोल ना सके। बहुत ही सिक्योर तरीके से गिफ्ट को पैक किया गया था। अब जब सौम्य कुरियर के बॉय से मिलता है और इस गिफ्ट को लेता है, रिसीव करता है, तो घर के अंदर आता है। सभी लोग उस गिफ्ट को देखते हैं। देखने के बाद अब तय किया जाता है कि इसे खोला जाए ताकि पता लग पाए कि ये गिफ्ट आखिर भेजा किसने है, क्योंकि इस गिफ्ट के ऊपर कुछ ठीक ठाक पता जिसने भेजा है उसका लिखा नहीं था और नाम के तौर पे RK शर्मा लिखा था और RK शर्मा नाम का कोई भी इंसान उनका परिचित नहीं था। ये गिफ्ट रायपुर से भेजा गया था और रायपुर में भी कोई भी ऐसा परिचित उनका था नहीं जो रिलेटिव हो, कोई खास हो, जो कि गिफ्ट उन्हें भेजे। लेकिन फिर भी सभी के लोगों के मन में जो होता है, घर वालों के, ये रहती है आशंका कि शायद कोई ना कोई ऐसा होगा जो शायद हम उसे बुलाना भूल गए हों, शायद कोई करीबी हो जिसे हम भूल गए हो। चलो इस गिफ्ट को खोल करके देखा जाए। अब सौम्य जो होता है उस गिफ्ट को सीधे लेकर के किचन में चला जाता है, क्योंकि किचन में ही रीमा कुछ खाना पका रही थी और वहीं पे दादी माँ बैठी हुई थी, जो कि 75 साल की बताई जाती हैं। जीमा मामी नाम है उनका। अब सौम्य किचन में पहुंचता है और किचन में पहुंचने के बाद गिफ्ट खोलने के लिए कोई भी कैंची का इस्तेमाल करता है और जल्दी से फिर रैपर हटाता है गिफ्ट खोलने के लिए। जब बॉक्स को खोलता है तब उसमें एक रस्सी से बंधी हुई कोई बॉक्स होती है। अब जैसे ही उस रस्सी को वो खींचता है वैसे ही जोर का धमाका होता है और किचन में इतना तेज़ धमाका होता है कि पूरा किचन अस्त व्यस्त हो जाता है और साथ ही वहाँ बैठी जो दादी माँ थी वो सीधे वहीं पे मौके पे ही मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जो उनकी पत्नी रीमा होती है सौम्य की, वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और इधर जो सौम्य था जो गिफ्ट खोल रहा था वो भी धमाके की वजह से वहीं पे मौके पे ही दम तोड़ देता है। इसके बाद जब इस धमाके की गूंज पूरे इलाके में फैलती है तब उसके बाद लोग आसपास के इकट्ठा होना वहाँ पे सौम्य के घर पे शुरू हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब आती है तो पहले तो वो आग बुझाने की कोशिश करती है जो कि किचन में लगी थी, और फिर तमाम जो अंदर फंसे लोग थे जिनमें कि सौम्य था, उसकी पत्नी रीमा थी, उसकी दादी थी, उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। देखने पे मालूम पड़ रहा था कि सौम्य की सांसें थम चुकी है, दादी की भी मौत हो चुकी है और रीमा की धड़कनें चल रही हैं। अब तुरंत ही पुलिस तीनों ही व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाती हैं, जिनमें से 2 लोगों का पोस्टमार्टम होता है और रीमा को ICU में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद तमाम फॉरेंसिक की टीम आती है, तमाम इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे वजह थी तो थी क्या। अब जो सौम्य की माँ थी वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, इस वजह से वो उस समय वहाँ घर पे थी नहीं। अब जब उनसे पूछताछ किया जाता है तब पता चलता है कि उनके परिवार में या फिर आसपास में किसी से भी उनकी कोई अनबन नहीं होती है और लिहाजा इस वजह से उनका कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है जो ऐसा करेगा। लेकिन सौम्य की माँ बहुत दुखी होती हैं, बहुत रोती हैं और उनकी बहू जो मौत से जूझ रही थी, इन सब तमाम चीज़ों के बीच में वो इतना स्वस्थ भी नहीं होती हैं कि वो स्टेटमेंट दे पाए, ये सोच पाए, समझ पाए कि आखिर ऐसा किया तो किया किसने है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर उधर पुलिस के मन में भी और उधर जो माँ थी सौम्य की उसके मन में भी चल ही रहे थे। पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन से इंसान का हाथ हो सकता है।
तमाम आसपास के लोगों से भी पुलिस शिनाख्त करती है, पूछताछ करती है, सीसीटीवी कैमरा को खंगालने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि उनके घर पे कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आया भी नहीं है जिसकी वजह से कोई ऐसा चीज़ आया हो, कोई बम जैसा कुछ ऐसा आशंका हुई हो कि कोई ला करके घर में रखा हो। इसके बाद अब पुलिस जब थोड़ा और पूछताछ करती है तब सौम्य की माँ बताती है कि काफ़ी सारे गिफ्ट आए थे जिसकी वजह से उस दिन सौम्य ने उन्हें बताया था कि वो गिफ्ट खोल रहा है और कोई कुरियर से गिफ्ट आया था जिसको वो खोलने की कोशिश कर रहा था जब मेरी आखिरी उससे बात हुई थी। इसके बाद अब उस गिफ्ट के एक क्लू को लेकर के छानबीन जब पुलिस के द्वारा किया जाता है तब पता चलता है कि जो गिफ्ट आया था वो रायपुर से आया था, कुरियर के माध्यम से आया था, कुरियर बॉय लेकर के आया था। सब कुछ डिटेल्स सही मैच हो रहे थे। अब रायपुर के उस कुरियर सेंटर पे जाकर के पता लगाया जाता है पुलिस की टीम के द्वारा, तो पता चलता है कि यहाँ से कुरियर तो किया गया था लेकिन आर.के. शर्मा नाम जो वो पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वो आर.के. शर्मा नहीं है। वो नाम कुछ इस तरह से स्पेलिंग्स लिखा गया है कि नाम भी ठीक तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। उस कुरियर सेंटर पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिसकी वजह से कोई फुटेज भी बरामद नहीं होता है। अब यहाँ से पुलिस फिर निराश हो जाती है, उनसे कोई क्लू नहीं मिलता है। अब ऐसे करते करते जो है 2 महीने बीत जाते हैं। फरवरी की ये घटना होती है, फरवरी के बाद मार्च, अब फिर अप्रैल आ जाता है। अप्रैल के महीने में जो ये केस है पूरा, ये जो मामला है ये क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। जैसे ही क्राइम ब्रांच इस केस को लेती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, वैसे ही एक दिन क्राइम ब्रांच के हेड को एक लेटर आता है। इस लेटर में लिखा होता है कि जिस घटना यानी जिस केस की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसका क्लू आपको मिल नहीं पा रहा है, जो सौम्य मर्डर केस की आप जांच कर रहे हैं, इसमें एक कुरियर की बात बार बार सामने आ रही है। लेकिन कुरियर के ऊपर जो नाम आप पढ़ रहे हैं आर.के. शर्मा, एग्जैक्टली वो आर.के. शर्मा नहीं लिखा है। इस खत में लिखा होता है कि उस पार्सल के ऊपर जो नाम है वो है एस.के. सिन्हा। आप ध्यान से इसे पढ़ें और फिर से कोशिश करें उस कुरियर के पीछे की छानबीन की कि वो कहाँ से और किसने भेजा था, क्योंकि इस मर्डर में 3 और अन्य लोगों का भी, आरोपियों का भी हाथ है। ये जो लेटर भेजा गया था ये किस पते से भेजा था, किसने भेजा था, ये क्राइम ब्रांच को पता नहीं चलता है। ये किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये पत्र भेजा गया था। अब फिर इस लिहाज से आगे की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम फिर से करना शुरू कर देती है और फिर से सौम्य की माँ के पास जाती है जो कि प्रिंसिपल थी पेशे से, और उनके पास जाकर के फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। अब सौम्य की माँ को भी शक होता है कि पुलिस एक ही बात, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों कर रही है। सौम्य की माँ उस वक्त भी यही बताती हैं कि उनके परिवार का कोई भी दुश्मन नहीं है और ये गिफ्ट कहाँ से आया था ये उन्हें पता नहीं है। इसके बाद जब सौम्य की माँ को लगता है कि पुलिस कुछ छुपा रही है, शायद कुछ बता नहीं रही है क्लियर, इसके बाद वो पूछती हैं कि आखिर बात है तो है क्या, बार बार उनके बयान क्यों लिए जा रहे हैं। इस पे क्राइम ब्रांच का जो हेड होता है जिसके पास वो लेटर आया था, अब वो लेटर निकाल करके सौम्य की माँ को दे देता है। जब सौम्य की माँ वो लेटर पढ़ना शुरू करती हैं तब उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई थी जिसको देखकर सौम्य की माँ की निगाहें उस लाइंस पे टिक जाती हैं। और वो जो लाइन थी वो कोट एंड कोट करके लिखा था, जिसमें फर्स्ट लाइन में लिखा था कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, और इसी के कुछ और लाइंस में लिखा था कोट एंड कोट अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। अब ये लाइन जब देखती है सौम्य की माँ तब वो बहुत चौंक जाती है और कहती है कि मैं इस लेटर की जो लिखावट है वो तो ठीक से नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन इसकी जो लाइन है शायद मैंने ऐसी लाइन देखी है, सुनी है, और इस वजह से मैं शक के आधार पे बता सकती हूँ कि मेरे ही स्कूल में जो एक प्रोफेसर हैं, यानी जो उनका कॉलेज था जहाँ पे वो पढ़ाती थी, वहाँ के एक दूसरे प्रोफेसर हैं, वो इस तरह की लाइंस का इस्तेमाल अपने कुछ आर्टिकल्स में करते हैं। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में उन्होंने ऐसी लाइन का इस्तेमाल किया था और इसी के शक के आधार पे वो उस इंसान का नाम बताती हैं जो कि उनके कॉलेज में ही प्रोफेसर होता है और उसका नाम होता है पंजीलाल मेहर।
क्योंकि वो इंग्लिश का प्रोफेसर था और उसी कॉलेज में तैनात था, इस वजह से उसका पता भी पुलिस के पास मिल जाता है। और फिर अब पुलिस शक के बिना पे सीधे पूंजीलाल के पास पहुंच जाती है। जब पूंजीलाल के पास पहुंचती है उस लेटर के साथ, तब लेटर पूंजीलाल को भी दिखाया जाता है। अब पहली बार में तो पूंजीलाल इधर उधर की बातें करते हैं, आनाकानी करते हैं, ठीक से कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन पुलिस को जब शक होता है बॉडी लैंग्वेज से, तब फिर पूंजीलाल को गिरफ्तार करके सीधे थाने लाया जाता है। जब थाने लाया जाता है तब पूंजीलाल की भी थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है। तब पता चलता है कि ये जो पार्सल गिफ्ट भेजा गया था, रायपुर से भेजा गया था, जिस दिन वो पार्सल हुआ था उस दिन पूंजीलाल तो रायपुर था ही नहीं। अब यहाँ से पुलिस को फिर से कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन पूंजीलाल पे शक जरूर था। इस बिना पे उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है कि क्या तुम इस बारे में कुछ भी जानते हो, तब पूंजीलाल जब सख्त रवैये को पुलिस को देखता है, पुलिस के देखते ही वो टूट जाता है कुछ ही वक्त में और बताना शुरू कर देता है कि लेटर एग्जैक्टली उसी ने ही लिखा है, वो पार्सल भी उसी ने भेजा था। लेकिन पुलिस को पूंजीलाल के लोकेशन का पता ना लगे, इसके लिए उसने मोबाइल फ़ोन जो है उस दिन अपने घर पे ही छोड़ दिया था। लेकिन वो गिफ्ट लेकर के गया था। जाने के वक्त उसने ध्यान रखा था कि वो रायपुर जा रहा है ओडिशा से, इस वजह से उसे कोई ट्रैक न कर सके, इसलिए उसने मोबाइल को घर पे ही छोड़ दिया था। अब जब वो घर से निकलता है तो ट्रांसपोर्ट भी कुछ ऐसा ही सेलेक्ट करता है जिसके लिए उसको टिकट न लेना पड़े, यानी बिना टिकट के वो रायपुर तक गया था उड़ीसा से। और उसके बाद वो कुरियर के पास जाता है उस गिफ्ट को पार्सल करने के लिए। एड्रेस जहाँ पे पार्सल करना था सौम्य के घर, वो एड्रेस लिखता है, नाम को कुछ ऐसे लिखता है ताकि कोई भी उसे ठीक से पढ़ ना पाए, और पार्सल करके वो सीधे वापस आ जाता है अपने घर ओडिशा। इसके बाद जब पुलिस शक्ति से और पूछताछ करती है कि उसने ऐसा क्यों किया आखिर, तब जाकर के वो बताता है कि उसने ये अपने बदले की भावना की वजह से किया है। यानी जो सौम्य की माँ थी, जो कि पेशे से प्रिंसिपल थी कॉलेज की, जब उस कॉलेज में जो ये इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं वो पढ़ा रहे थे, तब उन्हें कुछ वक्त के बाद प्रिंसिपल बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही सौम्य की माँ का काम बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगता है, तब वहाँ की जो कमेटी होती है कॉलेज की, वो अब इस इंग्लिश प्रोफेसर को हटा के सौम्य की माँ को प्रिंसिपल बना देती हैं। और इस वजह से सौम्य की माँ बहुत खुश भी थी, उनका काम भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन मन ही मन जो ये इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं, ये बहुत गुस्सा और बहुत ज़्यादा दुश्मनी पाले बैठते हैं सौम्य की माँ के लिए। जो खुशी थी सौम्य की माँ की, वो अब रास नहीं आ रही थी इस प्रोफेसर को, और वो इस ताक में था कि अब कुछ भी करके वो बदला निकाल सके। और वो दिन जब उसे समझ आता है कि अब सौम्य की माँ सौम्य का रिश्ता पक्का कर चुकी है, शादी करने वाली है, तब जाकर के उसके मन में ये आइडिया आता है। और उसके बाद बम बनाने के लिए वो तमाम इंटरनेट का सहारा लेता है और बम बनाने की विधि पता करता है। बम बनाने के लिए उसने तमाम वीडियो देखे थे, तमाम इंटरनेट से गूगल करके जानकारी इकट्ठा की थी, और इसके बाद बहुत सारे फटाके वो दिवाली के ले करके आता है, जिसमें से बारूद निकालता है, बम बनाता है। और फिर जाकर जब सौम्य की शादी हो जाती है, तब उस शादी को भी अटेंड करता है। लेकिन किसी का शक ना हो इस प्रोफेसर के खिलाफ, इस वजह से उसने अपना गिफ्ट जो बम वाला था उसको रायपुर से पार्सल करवाया था उड़ीसा सौम्य के घर तक। और इसके बाद इस तरह से बदले की आग में जलता हुआ एक इंसान एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। जब इस कहानी की गूंज देश प्रदेश तक फैलती है, तब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हर कोई हैरान हो जाता है कि बदला लेने का ऐसा नायाब तरीका भी कोई हो सकता है जो कि इतना भयानक हो। और इसी वजह से अब ये जो प्रोफेसर होते हैं इंग्लिश के, पूंजीलाल, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके खिलाफ जो FIR रिपोर्ट होती है उसे तैयार किया जाता है, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है। और इसके बाद 5 से 7 साल बाद जो पटनागढ़ का जिला होता है, जिला अदालत होता है, वहाँ का एक ऑर्डर पास होता है वहाँ के जज साहब के द्वारा कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो कि इंग्लिश प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ सभी जो चार्जशीट में लगाए गए FIR के जो धाराएं हैं वो सब कुछ सत्य और उसके प्रमाण भी है, जिसकी वजह से उन्हें कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान सुनाया जाता है। और इसमें उन्हें उम्र कैद यानी लाइफ
इम्प्रिजमेंट की सज़ा होती है। इस घटना को लेकर के लोगों में प्रदेश के इतना ज़्यादा आक्रोश था कि सभी तमाम लोग जो हैं वो सीधे फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अदालत से जज साहब का ऑर्डर आता है कि इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें मोटिव छुपा था। इस वजह से इसे उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है। और 7 साल के बाद 26 मई 2025 को ये ऑर्डर पास होता है और इस बिहाफ पे जो पटनागढ़ है वहाँ के जेल में ही अब उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए पटनागढ़ का जो जेल है वहीं पे वो अब उम्र कैद की सज़ा को काट रहा है। केस अभी हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन ऐसी घटनाएं अपने आप में इतने विचित्र हैं, इतना ज़्यादा अजीब हैं कि कोई भी इंसान गुस्से में किस तरह से अपने गलत फैसले को लेकर किसी भी हंसते खेलते परिवार की हंसी को छीन सकता है, ये इस कहानी से सीख मिलती है। इस वजह से जलन, गुस्सा और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उसी इंसान को ख़त्म कर देती है जो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समाये रखता है। अब जो बदले की भावना थी वो तो उसने शांत कर ली, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी अब जेल के अंदर ही बीतेगी। उसका जो काम था, यानी वो जो कॉलेज में प्रोफेसर था, वो भी छूट गया और इससे कहीं ना कहीं उसके परिवार को भी कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। आज की ये कहानी जो थी ये यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं कहानियाँ बस इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूँ कि आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो कि रियल क्राइम स्टोरीज़ हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।